जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू शौर्य क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है विजयनगर। जी हाँ, विजयनगर जो है वो 12th क्लास की इतिहास की बुक का हिस्ट्री का एक चैप्टर है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अक्सर देखा गया है कि इस चैप्टर में से एक 8 नंबर का क्वेश्चन बार बार देखने को मिलता है। तो आज इस चैप्टर के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि विजयनगर साम्राज्य क्या है, इसकी आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक जीवन किस प्रकार का था। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि विजयनगर क्या है। हमने सभी ने ही पढ़ा है कि विजयनगर की स्थापना 14वीं शताब्दी में दो भाइयों के द्वारा की गई थी। जी हाँ, सन 1336 में हरिहर और बुक्का के द्वारा विजयनगर की स्थापना की गई थी। सबसे पहले हमें यहाँ पे जानना है कि विजयनगर है कहाँ पे। विजयनगर कृष्णा तुंगभद्रा रिवर के द्वाब पे है। जी हाँ, कृष्णा तुंगभद्रा रिवर के द्वाब पे है जो कि साउथ इंडिया में पड़ता है। अगर आपको भारत के मैप के बारे में जानकारी है तो आपको पता होगा कि कृष्णा और तुंगभद्रा रिवर कहाँ है। अगर आप साउथ इंडिया की साइड पे जाते हो तो यहाँ पे कृष्णा रिवर जाती है और यहाँ पे तुंगभद्रा रिवर आती है। तो कृष्णा और तुंगभद्रा रिवर के द्वाब के ऊपर विजयनगर साम्राज्य फैला हुआ है। अभी आपको ये पता चल रहा है कि विजयनगर जो आंध्र प्रदेश में भी है और केरल के ऊपर वाले हिस्से में भी विजयनगर अभी वर्तमान में है। तो ये पूरा विजयनगर एम्पायर था। विजयनगर की स्थापना 14वीं शताब्दी में की थी। उस समय ये जो उड़ीसा है, आज का जो उड़ीसा है, और ये जो दक्कन का क्षेत्र था, इट मीन्स इन तीनों क्षेत्रों में आपस में फाइट होती थी, उड़ीसा, दक्कन और विजयनगर के बीच में। तो आइए अब हम पढ़ते हैं कि विजयनगर साम्राज्य क्या है, इसकी स्थापना कैसे हुई और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले अभी हमने जाना कि विजयनगर की स्थापना सन 1336 में हरिहर और बुक्का दो भाइयों ने की थी। जी हाँ, इस चैप्टर को हम दो प्रकार से पढ़ने की कोशिश करेंगे। पहले इस चैप्टर के हम शॉर्ट नोट्स को पढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि आपके मन में एक भूमिका बन जाए कि विजयनगर में बेसिकली क्या था। उसके बाद हम उसी शॉर्ट नोट्स को हम थोड़ा और एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे ताकि आपके मन में जो एक स्टोरी उत्पन्न हो चुकी थी वो और अच्छी तरह क्लियर हो जाए। सबसे पहले हमने अभी जाना कि विजयनगर की स्थापना दो भाइयों के द्वारा की गई थी सन 1336 में हरिहर और बुक्का के द्वारा। तो आइए शुरू करते हैं। विजयनगर अथवा विजय का शहर, जिसकी स्थापना 14वीं शताब्दी में की गई थी। आप अपनी बुक में जब देखोगे तो आप वहां पे पाओगे कि 1336 में 1336 में दो भाई हरिहर और बुक्का के द्वारा विजयनगर की स्थापना की गई थी। उस समय भारत के ऊपर तुगलक वंश का शासन था। जी हाँ, तुगलक वंश का शासन। और विजयनगर लगभग 200 सालों तक अस्तित्व में रहा है। विजयनगर की स्थापना 14वीं शताब्दी में हुई 1336 में, और 1565 में तालीकोटा या फिर राक्षस तांगड़ी का युद्ध हुआ, जिसमें 4 राज्यों ने मिलकर विजयनगर के ऊपर हमला कर दिया और विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया। विजयनगर की अगर हम बात करें तो इसमें हमने देखा है कि इन 200 सालों में लगभग 4 शासन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। 200 सालों में यहाँ पे 4 शासकों ने यहाँ पे शासन करा है। सबसे पहले यहाँ पे करा है मतलब संगम वंश के शासकों ने, उसके बाद सालू वंश के शासकों ने, उसके बाद तुलु वंश के शासकों ने, उसके बाद अरविडू वंश के शासकों ने। तो अभी हमने पाया कि विजयनगर जो 200 सालों तक जो जीवित रहा है, उस टाइम पे 200 सालों तक इसका अस्तित्व था, तो वहाँ पे 4 अलग अलग राजवंशों ने शासन करा। संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश और अरविडू वंश। तो कहीं कहीं पे संगम, सुलुभ, तुलु, अरविडू देखने को मिलता है। सुलुभ को सालुभ के नाम से भी कहीं कहीं पे किसी किताब में देखने को मिलता है। तो कहा जाता है कि विजयनगर के साम्राज्य में जो सबसे प्रसिद्ध और जो सबसे फेमस शासक था वो कृष्णदेव राय था। अब कृष्णदेव राय तीसरे नंबर का जो वहाँ पे साम्राज्य उत्पन्न हुआ था, मतलब तीसरे नंबर का जो वहाँ पे शासन हुआ था, मतलब तुलु वंश का, उस तुलु वंश से संबंध था कृष्णदेव राय का। हम कह सकते हैं कि विजयनगर में जो सबसे प्रतापी शासक था वो कृष्णदेव राय था, जो कि तुलु वंश का था।
तो आपने एक मूवी देखी होगी जैसे बाहुबली, तो उसमें साउथ इंडिया के बारे में बताया गया है कि वहाँ के जो मंदिर थे वो बड़े बड़े होते हैं, वहाँ पे राजाओं की बड़ी बड़ी मूर्तियाँ देखने को मिलती हैं। तो विजयनगर में भी कुछ हमने ऐसे ही देखा कि विजयनगर में बड़े बड़े मंदिर थे, मंदिरों के जो एंट्रेंस गेट होते हैं जिनको गोपुरम के नाम से जानते हैं वो भी बड़े बड़े थे। वहाँ पे काफ़ी मंदिर देखने को मिले, जैसे हजारा राम मंदिर है, पंपा देवी का मंदिर है और अन्य मंदिर। तो जब ये चैप्टर अभी हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि वहाँ की स्थापत्य कला किस प्रकार का था, वहाँ का आर्थिक जीवन किस प्रकार का था, वहाँ का सामाजिक जीवन किस प्रकार का था, और वहाँ पे कि कौन से देश के यात्री अक्सर आके वहाँ की विजिट करते थे। तो आइए अब हम इन पॉइंटों को पढ़ते हैं। विजयनगर के शासक अपने आप को राय कहलाना पसंद करते थे, क्योंकि अक्सर माना जाता है कि विजयनगर साम्राज्य की जो फाइट होती थी वो उड़ीसा के गजपति और दक्कन के अशपतियों के बीच में होती थी। विजयनगर जो बेसिकली है वो कृष्णा तुंगभद्रा रिवर के द्वाब के ऊपर है, और ये अपने यहाँ पे जो राय होता था, मतलब जो शासक होता था, शासक के जो नीचे होता था एक नायक होता था और एक होता था अमर नायक। जैसे उदाहरण के लिए अगर आपके स्कूल में जो हेड है वो कौन होता है, आपके स्कूल का हेड होता है आपकी प्रिंसिपल, उसके नीचे वाइस प्रिंसिपल होते हैं, फिर आपके क्लास के टीचर होते हैं 11th 12th के टीचर। उसी प्रकार के जो सबसे ऊपर जो मेन हेड होता है वो होता है राजा। राजा को अक्सर राय के नाम से जानते हैं। और फिर वहाँ पे होता है नायक, और फिर होता है अमर नायक। नायक अमर नायक प्रणाली क्या है, वहाँ पे किस प्रकार से वहाँ उन विजयनगर का भौगोलिक स्वरूप था, इन सब की अब हम चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बताया गया है कि विजयनगर अथवा विजय का शहर की स्थापना 14वीं शताब्दी में की गई, जो मैं अभी आपको बता चुका हूँ। 14वीं शताब्दी में विजयनगर की स्थापना की गई थी, जो किसके द्वारा की गई थी? जी हाँ, वो दो भाइयों के द्वारा, हरिहर और बुक्का के द्वारा विजयनगर की स्थापना की गई थी। अब आपको यहाँ पे मैं एक बता देता हूँ कि जैसे अगर हम भारत के मैप की बात करते हैं, तो भारत का मैप कुछ इस प्रकार का है। भारत का मैप कुछ इस प्रकार का है, और ऐसे से इस साइड पे कृष्णा एक रिवर आ रही है और इस साइड पे तुंगभद्रा रिवर आ रही है। तो कृष्णा तुंगभद्रा के द्वाब के ऊपर, मतलब ये जो एरिया है, यहाँ पे ही विजयनगर का निर्माण हुआ, विजयनगर अस्तित्व में आया, जो कि आया था सन 1336 में। और इसका अंत हुआ, इस साम्राज्य का जो अंत हुआ वो 1565 में हुआ। जी हाँ, 1565 में, जब राक्षस तांगड़ी का युद्ध या फिर तालीकोटा के युद्ध के नाम से हम जानते हैं। अभी अगर हम भारत के मैप की बात करते हैं तो यहाँ पे उड़ीसा होता है और यहाँ पे दक्कन का एरिया होता है। अक्सर इनके साथ इसकी फाइट होती है विजयनगर के साम्राज्य की। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि विजयनगर का शहर क्या है। विजयनगर का अर्थ होता है विजय का शहर, अर्थात जीत का एक शहर, जिसकी स्थापना यह कृष्णा तुंगभद्रा द्वाब क्षेत्र में है। इसके प्रमुख शासक कृष्णदेव राय हैं। अक्सर एक नंबर का क्वेश्चन आता है कि कृष्णदेव राय का समय पीरियड क्या है, मतलब किस समय कृष्णदेव राय का शासन था। तो यहाँ पे बताया हुआ है कृष्णदेव राय का जो समय पीरियड है 1509 से लेके 1529 तक कृष्णदेव राय का राज रहा है। इस समय विजयनगर काफ़ी अपनी उन्नतियों के शिखर पे था। ये क्या मतलब आर्थिक रूप से भी और साम्राज्य के दृष्टिकोण से भी। इसके बाद हम बात करते हैं हम्पी के भग्नावशेष। एक्चुअली क्या था, विजयनगर के बारे में पता कैसे चला? भाई हमें पता है कि जब भारत पे अंग्रेज़ों ने अधिकार किया था तो 18वीं शताब्दी के आसपास का समय है। उस समय में क्या था, अंग्रेजी हुकूमत ने एक व्यक्ति को, जिसका नाम था जनरल कॉलिन मैकेंजी को भाई साउथ इंडिया के यहाँ पर भेजा और उसको बोला कि भाई आप वहाँ पे जाओ, वहाँ पे चेक करो कि वहाँ के लोग, मतलब जंगल तो हो गया था उस टाइम पे, ये सारा उसके आसपास का क्षेत्र, वहाँ पे जाके देखो वहाँ के जो लोग बाग हैं वो जंगल में जाके उसके आसपास के क्षेत्र में किसकी मूर्तियों की या कौन से मंदिरों की पूजा कर रहे हैं, ताकि वो उस इतिहास को जान पाए और भारत के लोगों को और अच्छी तरह समझ पाए। तो भाई इसी चीज़ को देखते हुए एक व्यक्ति, अंग्रेजी अधिकारी जिसका नाम है जनरल कॉलिन मैकेंजी, वो विजयनगर के पास आता है और
उस मतलब साइड का, उस क्षेत्र का विजिट करता है। जब वो उस क्षेत्र का विजिट करता है तो वो वहाँ पे ज़्यादातर मंदिरों को पाता है और वो इस बात पर पहुँचता है कि यहाँ पे कोई ना कोई साम्राज्य रहा होगा, क्योंकि वहाँ पे जो उसे अवशेष मिलते हैं, जैसे मंदिरों के अवशेष हैं और जो वहाँ पे पुस्तकें थी और जो वहाँ पे शिलालेखों पे जो लिखा हुआ था, उन सब चीज़ों को जब उसने पढ़ने की कोशिश करी और फिर वहाँ पे छानबीन करी और पुरातात्विक विभाग के द्वारा जब इस बात की जानकारी हासिल की गई कि यहाँ पे तो एक पूरा का पूरा साम्राज्य था, तभी पता चला कि विजयनगर एक साम्राज्य है जो कि 14वीं शताब्दी में था। तो सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी में एक व्यक्ति था, जनरल कॉलिन मैकेंजी। उसने क्या करा, 18वीं शताब्दी में सन 1800 के आसपास उसने विजयनगर साम्राज्य का एक मानचित्र को तैयार करवाया। उस मानचित्र का मतलब एक सर्वेक्षण मानचित्र को तैयार करवाया। 1 नंबर का क्वेश्चन पुट होता है कि जनरल कॉलिन मैकेंजी कौन था। ये ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्यरत एक अभियांत्रिका था। अभियांत्रिका का अर्थ होता है कि ये एक इंजीनियर था। इसी के साथ साथ अगला पॉइंट है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 2 भाई हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने की थी। ये जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और मैंने ये भी बताया है कि उस समय भारत के ऊपर तुगलक वंश का शासन था। अब हम आगे चलते हैं। विजयनगर साम्राज्य के शासक अपने आप को राय कहलाना पसंद करते थे, जो कि मैं आपको बताया था कि विजयनगर के शासक अपने आप को राय कहलाना पसंद करते थे। भाई सबकी अपनी अपनी इच्छा होती है, कोई अपने आप को कुछ कहलाना पसंद करता है, कोई कुछ। तो विजयनगर के शासक, ज़्यादातर शासक अपने आप को राय से संबोधित करना पसंद करते थे। इसके बाद हम बात करते हैं विजयनगर के शासकों की। विजयनगर के शासकों की दक्खन के सुल्तान और उड़ीसा के गजपतियों से अक्सर उनकी फाइट देखने को मिलती है। अब अगर हम भारत के मैप की बात करते हैं तो दक्खन यहाँ है और उड़ीसा यहाँ है। अक्सर ये इनकी फाइट आपस में होती है, इनकी फाइट आपस में होती है, इनकी फाइट आपस में, ये तीनों आपस में फाइट करते रहते हैं। तो अब हम बात करते हैं आगे की। इसके बाद यहाँ पे बताया हुआ है कि विजयनगर में इस काल में शासक अश्व सेना के ऊपर ज़्यादा निर्भर थे। तो यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है कि विजयनगर के जो शासक थे वो अक्सर अपने लिए अश्वों का आयात करवाते थे। अश्व का अर्थ है घोड़े। वो अपने लिए घोड़ों का आयात करवाते थे और उनके जो घोड़े होते थे वो अच्छी किस्म के घोड़े होते थे, जो कि वो अरब के देशों से मंगाते थे। जो अरब है ना, इंडिया मीन्स ये भारत का मैप है तो इस साइड पे अरब है। अरब से ये अपने घोड़ों को आयात करवाते थे। उसके बदले में वो उनको मसाले देते थे और जो मतलब विजयनगर की मार्केट में जो उपलब्ध होते थे। इसी के साथ साथ विजयनगर के साम्राज्य के समय में बहुत ज़्यादा विदेशी यात्री आए, जिन्होंने विजयनगर का भ्रमण करा और विजयनगर की यात्रा करी। उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांतों में भी इसका उल्लेख किया गया है। साथ ही साथ उस समय उनके द्वारा जो यात्रा वृत्तांत थे उसमें पता चलता है कि विजयनगर के शहर उस टाइम पे विश्व के सबसे अच्छे और सबसे बड़े शहर होते थे। अब्दुल रज्जाक एक व्यक्ति है, उसने ये बोला था कि भाई विजयनगर के जो बाज़ार हैं, जो मार्केट है, वो इतनी सुंदर और इतनी विशाल है कि विश्व की ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो उस मार्केट में ना मिलती हो। तो इसका अर्थ ये हुआ कि विजयनगर के बाज़ारों में विश्व की हर एक चीज़ और सबसे बढ़िया से बढ़िया चीज़ देखने को मिलती है। भाई जिस क्षेत्र का राजा इतना अच्छा होगा। अब राजा से एक बात याद आती है कि कृष्णदेव राय उस समय विजयनगर का शासक था। जब भारत में आप ये देखो भाई 1509 से लेके 1529 का काल कृष्णदेव राय का था और भारत में उस समय बाबर ने आक्रमण कर दिया था। बाबर, पानीपत का पहला युद्ध तो आपको पता ही होगा, है ना, 1526। तो जब बाबर भारत में आया तो बाबर ने अपनी पुस्तक बाबरनामा में भी कृष्णदेव राय और विजयनगर का जिक्र कराया। उसने माना है कि भारत का एक दक्खन की साइड पे एक राजा है विजयनगर का शासक कृष्णदेव राय, जो कि काफ़ी प्रतापी और काफ़ी शूरवीर है। और बाबर ने कृष्णदेव राय की अच्छाइयों के बारे में ही लिखा और उससे फाइट नहीं करने के लिए भी बोला था, क्योंकि अगर बाबर उससे फाइट करता तो शायद आज भारत का इतिहास कुछ और ही होता। तो आइए अब हम बात करते हैं। विजयनगर मसालों, वस्त्रों तथा रत्नों के बाज़ारों के लिए काफ़ी फेमस था भाई, क्योंकि भाई उस साइड पे अगर हम बात करें इंडिया की, तो इस साइड पे अंग्रेज भी तो यहाँ पे क्यों आए थे। अंग्रेज आपको पता है ये है मालाबार तट है, ये
है ना, मालाबार तट। तो इस साइड पे मसाले काफ़ी अच्छी किस्म के मसाले थे, रतन थे, तो इनके लिए काफ़ी वो वहाँ पे जो मार्केट थी वो काफ़ी अच्छी होती थी और विदेशी यात्री भी इसलिए आते थे। तो भाई ये सारा तो समुंदर हो गया ना, तो समुंदर से यहीं पे आएगी विदेशी यात्री। और हमें पता है कि 1498 में पुर्तगाली आ चुके थे भारत में, है ना। तो इसी के बाद हम बात करते हैं व्यापार से प्राप्त राजस्व राज्य की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देते थे। भाई जहाँ के मार्केट अच्छी होएगी, जिस क्षेत्र का किसान अच्छा होगा, जिस क्षेत्र के व्यापारी अच्छे होएंगे, मतलब अच्छे का अर्थ है जिस क्षेत्र के किसान अमीर होएंगे, व्यापारी अमीर होएगी और मार्केट काफ़ी अच्छी होएगी, उस क्षेत्र के पास राजस्व तो ऑटोमेटिकली होएगा। उस क्षेत्र के पास, उस क्षेत्र के राजा के पास, वो राजा अमीर तो ऑटोमेटिकली होएगा, फेमस तो ऑटोमेटिकली ही होगा। तो यहाँ बताने की कोशिश की गई है भाई कृष्णदेव राय के समय में, और विजयनगर जो इतना विशाल साम्राज्य था, वहाँ के जो बाजार थे और बाजारों में मिलने वाली जो चीज़ें थी वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की और काफ़ी फेमस थी। इसी के साथ साथ वहाँ के जो व्यापारी थे वो राज्य को अच्छा कर भी देते थे। इसी के साथ साथ है विजयनगर के सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा कृष्णदेव राय तुलु वंश से संबंधित थे। जो मैं आपको बता चुका हूँ कि भाई कृष्णदेव जो राय थे वो तुलु वंश से थे, और 1509 से लेके 1529 का जो समय पीरियड है वो कृष्णदेव राय का ही था। इसके साथ ही साथ इनके शासन का चरित्र, इनके शासन का चारित्रिक विशेषता विस्तार और सुदृढ़ीकरण था, और इन्होंने शासनकाल के विषय में उन्होंने कृष्णदेव राय ने तेलुगु भाषा में एक पुस्तक को भी लिखा था। और कृष्णदेव राय के शासनकाल जो था वो काफ़ी मजबूत शासन और काफ़ी विशाल शासन था। इन सब चीज़ के ऊपर अभी हम थोड़ा और एक्सप्लेन से बात करते हैं। पहले हम एक बार ये नोट मतलब चेक कर लेते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या है, उसके बाद हम इसको बहुत अच्छी तरह पढ़ने की कोशिश करते हैं। इसी के बाद है 1 नंबर का क्वेश्चन आता है भाई कि कृष्णदेव राय की पुस्तक का क्या नाम है और वो किस भाषा में है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि विजयनगर का जो शहर था वो 7 किले बंदों में था। अब आप ये बोलोगे ये क्या चीज़ है? किले बंद का अर्थ है भाई विजयनगर, मान लो ये पूरा विजयनगर का साम्राज्य है पूरा ऐसे, तो ये 7 किलों में था। एक किले की दीवार ये पूरी होगी, दूसरे की ये, तीसरे की ये, चौथे की, ऐसे पूरे 7 किलो की दीवार से विजयनगर का साम्राज्य घिरा हुआ था। अब यहाँ समस्या ये आती है कि भाई ये ऐसा क्यों किया गया था। अभी मैंने आपको बताया था कि कृष्णदेव राय मतलब विजयनगर के जो साम्राज्य था, यहाँ पे कृष्णा एक रिवर थी, यहाँ पे तुंगभद्रा रिवर थी, और इन्हीं के द्वाब के ऊपर विजयनगर का पूरा साम्राज्य था। विजयनगर के साम्राज्य की जो विजयनगर था वो अक्सर उड़ीसा के गजपति और दक्कन के अशपतियों से इनकी फाइट होती थी। तो जैसे सिंपल सा एक उदाहरण है, अगर आपका स्कूल है, अगर आपके स्कूल की जो बाउंड्री है उसको हटा दिया जाएगा तो क्या आपके स्कूल के बच्चे सेफ महसूस कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। जिस प्रकार से एक सेफ्टी के लिए एक बाउंड्री, एक दीवार होना आवश्यक है, उसी प्रकार से विजयनगर के शासकों ने भी अपने साम्राज्य को सुरक्षित करने के लिए 7 प्रकार के ऐसे किलों का निर्माण किया था। उन्हीं किलों के अंदर, उन्हीं सेफ्टी दीवारों के अंदर ही कृषि होती थी, झरने थे, पहाड़ थे, नदियां थी, और वहाँ के लोग बाग रहते थे, और राजा का महल भी था। तो अब इस बात के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। ये भी अक्सर आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विजयनगर के भौगोलिक स्वरूप किस प्रकार था, है जो कि अभी हम आगे चर्चा करते हैं उसके ऊपर। इसके बाद हम बात करते हैं भाई विजयनगर पर, ये हमारा हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं कुएं, बरसात के पानी वाले जलाशय तथा मंदिर के जलाशय आदि संभवतः सामान्य नगर निवासियों के लिए पानी का मुख्य स्रोत थे। तो यहाँ बताया गया है कि भाई विजयनगर के लोगों की पानी की आपूर्ति किस प्रकार से की जाती थी। विजयनगर के लोगों को जो पानी मिलता था वो तो एक, भाई अभी मैंने आपको बताया कृष्णा और तुंगभद्रा रिवर थी, एक तो तुंगभद्रा रिवर से पानी मिलता था, दूसरा विजयनगर का जो मेन सेंटर था जिसको राजकीय केंद्र के नाम से जानते हैं, वहाँ से एक हीरिया नहर भी बहती थी। एक हीरिया नहर के ऊपर बांध बना के राजस्व लोगों के जो पानी की जो समस्या या जो लोगों को पानी
की सप्लाई है वो कराई जाती थी। इसी के साथ साथ वहाँ पे एक प्राकृतिक कुंड भी देखने को मिला है। तो हमें ये पता हुआ कि भाई विजयनगर में जो पानी की जो आपूर्ति है उसको नहर पे बांध बनाने के साथ साथ जो वहाँ पे प्राकृतिक कुंड है उसके द्वारा भी लोगों की पानी की पूर्ति की गई। अगला टॉपिक है सबसे प्रभावशाली 2 मंच है, एक तो है सभा मंडप, एक तो है सभा मंडप, दूसरा महानदी डिब्बा। ये क्या है ये भी अभी हम इस पे चर्चा करेंगे जब अभी हम इसके थोड़े और लॉन्ग एक्सप्लेनेशन को देखने की कोशिश करते हैं। बेसिकली ये सभा मंडप और महानदी डिब्बा एक स्थान है जिनका उपयोग भिन्न भिन्न प्रकार के लिए किया जाता था। अब हम बात करते हैं राजकीय केंद्र में सबसे सुंदर भवनों में एक है लोटस महल। भाई राजकीय केंद्र का अर्थ है जहाँ पे राजा का महल है, उसके आसपास के क्षेत्रों में एक लोटस महल भी देखने को मिला है। इसी के साथ साथ आगे की अगर हम बात करते हैं तो नायक सेना प्रमुख होता था, उसके पास सशक्त समर्थन सैनिक होते थे। जैसे आपने अगर एक गेम खेली होगी तो वहाँ राजा रानी और एक मंत्री होता है, तो उसी प्रकार से जो साम्राज्य होता है उसमें एक राजा होता है, राजा के नीचे मंत्री होते हैं। तो वहाँ पे जो मंत्री होता था उनको नायक के नाम से भी जानते थे। उनके पास काफ़ी ज़्यादा सैनिक होते थे। और एक है नायक, एक आएगा अमर नायक प्रणाली। अमर नायक प्रणाली लाइक सामंतवादी व्यवस्था हो सकता है जो कि यूरोप में भी काफ़ी देखने को मिली है। तो अमर नायक सेना के सैनिकों का कमांडर होता था। एक होता है नायक अलग होता है और अमर नायक सेना के सैनिकों का कमांडर होता था। तो विजयनगर में 2 प्रसिद्ध मंदिर भी थे जिसमें से एक का नाम है विरूपाक्ष मंदिर है, हजारा राम मंदिर है, विट्ठल स्वामी मंदिर है, पंपा देवी मंदिर है। तो कुछ मंदिर हमें देखने को मिले हैं, कौन कौन से? विरूपाक्ष मंदिर है, हजारा राम मंदिर है, विट्ठल स्वामी मंदिर है, पंपा देवी का मंदिर है, ये सब मंदिर देखने को मिलते हैं। इसी के साथ साथ दक्षिण के मंदिरों के ऊंचे द्वारों को गोपुरम कहा जाता था। अब आप ये बोलोगे जी गोपुरम क्या है? गोपुरम क्या होता है? जो एक एंट्रेंस गेट होता है, जैसे आपका स्कूल है, स्कूल का जो मेन एंट्रेंस गेट है वो काफ़ी बड़ा होगा, काफ़ी विशाल होगा। तो उसी प्रकार से यहाँ बताने की कोशिश की गई है कि जो एंट्रेंस गेट होता है, जो दक्षिण का मतलब जो मंदिरों का एक एंट्रेंस गेट है उनको गोपुरम कहा जाता है, वो काफ़ी बड़े होते हैं। शायद अभी मैं आपको अगर देखता हूँ यहाँ पे, अगर होगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाने की कोशिश करूँगा कि एंट्रेंस गेट किसे कहा जाता है। इसी के साथ साथ अब हम आगे की बात करते हैं। तो यहाँ पे है महानदी डिब्बा, एक विशालकाय मंच होता है जो लगभग 11,000 वर्ग फीट के ऊंचाई पे 11,000 वर्ग फीट के आधार से 40 फीट ऊंचाई तक जाता है। इसके बारे में अभी हम बात करते हैं। इसी के साथ साथ है शहरी केंद्र की सड़कों पर सामान्य लोगों के आवास के कम साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है कि जो शहर है, शहर का जो मेन रोड है, मेन रोड के दोनों साइड पे जो आवास होते हैं वहाँ पे लोगों के आवास काफ़ी कम देखने को मिले हैं। इसी के साथ साथ अब हम बात करते हैं आगे की कि वहाँ पे जो आवास है, जो लोगों के आवास है, वो उनमें ज़्यादातर चीनी मिट्टी का उपयोग किया गया है। चीनी मिट्टी जो होती है उसका उपयोग किया गया है। अब हम बात करते हैं आगे की। कमलपुरम जलाशय एक महत्वपूर्ण हौज है जिसका निर्माण 15वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में हुआ। इस नहर के माध्यम से राजकीय केंद्र तक जल ले जाया जाता था। भाई अभी मैंने बताया कि विजयनगर का जो पानी की आपूर्ति है वो रिवर के माध्यम से, नहरों के माध्यम से बांध बना के वहाँ के लोगों की पानी की आपूर्ति को पूरा किया जाता था। इसी के साथ साथ अब हम बात करते हैं कि हिरिया नहर महत्वपूर्ण जल संपदाओं में से एक है जिसके भार्गशेषों के बीच देखा जा सकता है। मतलब यहाँ बताने की कोशिश की गई है, ये भी मैं आपको बता चुका था कि हिरिया एक नहर है जो कि राजकीय केंद्र के बीच में से होकर निकलती है, जो कि ज़्यादातर जो विजयनगर के साम्राज्य की जो पानी की आपूर्ति है वो हिरिया नहर के द्वारा ही होती है। और राक्षस तांगड़ी का युद्ध मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो कि 1565 ईस्वी में विजयनगर
की जो फाइट हुई थी वो 4 राज्यों, जो 4 पड़ोस के राज्यों थे, उन्होंने आक्रमण कर दिया था। यहाँ से हुआ, यहाँ से हुआ, यहाँ से हुआ और यहाँ से आक्रमण हो गया था। तो उसमें विजयनगर का अंत हो गया। उस टाइम पे राक्षस तांगड़ी के युद्ध 1565 में विजयनगर की सेना प्रधानमंत्री मारे राय के नेतृत्व में राक्षस तांगड़ी का युद्ध उत्तरी, जहां उसे बीजापुर गोलकुंडा अहमदनगर की संयुक्त सेनाओं के द्वारा शिकस्त मिली, मतलब हार मिली। इसी के बाद है यहाँ बताने की कोशिश की गई है कि विजयनगर के साम्राज्य में कुछ विदेशी यात्री आए जो कि यात्रा पे आए। जैसे अक्सर आपसे ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पुट किया जाता है कि पुर्तगाल से कौन आया, पुर्तगाल से न्यूनीज आया, डोमिंगो पेस है और बारबोसा है। उसी प्रकार से अब्दुल रज्जाक कहाँ से आया, अब्दुल रज्जाक फारस से आया है, निकोलो कॉन्टी इटली से आया है, डोमिंगो पेस इटली का नहीं है, डोमिंगो पेस आई थिंक पुर्तगाल का है। फिर भी एक बार ये मैं चेक कर लूँगा और आप भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि डोमिंगो पेस इटली का है, पुर्तगाल का है। अब हम बात करते हैं आगे की कि विजयनगर, ये बेसिकली विजयनगर का इतना ही था। अब हम इसको अगर और एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं तो मैंने स्लाइड बनाई हुई है, अगर आप चाहो। अभी हम देखते हैं कि उस पर अब हम बात करते हैं कि भाई उसमें क्या है। अगर हम विजयनगर के साम्राज्य को देखते हैं तो विजयनगर के साम्राज्य में ये बताने की कोशिश की गई है कि भाई विजयनगर में क्या क्या था। जैसे अब हम बात करते हैं विजयनगर के एक लॉन्ग चैप्टर को समझने की, कि आपकी बुक में एनसीईआरटी में जो मेन पॉइंट है, हर एक टॉपिक के मेन पॉइंट हैं, उसको कवर करने की यहाँ पे कोशिश की गई है। जैसे विजयनगर का जो साम्राज्य है वो 1336 से लेके 1565 तक हरिहर और बुक्का के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, जिसमें 4 वंश थे। संगम वंश था, सालू वंश था, तुलु वंश था, अरविडू था। तुलु वंश का सबसे प्रतापी शासक था कृष्णदेव राय, जिसने एक पुस्तक भी लिखी थी तेलुगु भाषा में। उसने अपनी माता जी के नाम पे एक नगर का निर्माण भी करवाया था। अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा मुझे। इसी के साथ साथ अब हम बात करते हैं यहाँ पे हरिहर और बुक्का ने दिल्ली सल्तनत से अपनी स्वतंत्रता का दावा किया और सन 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी। साथ ही साथ राजा और व्यापारी वर्ग युद्ध मुख्य रूप से शक्तिशाली घुड़सवार सेना पर निर्भर थे। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि भाई जो वहाँ के राजा होते थे उनके पास उत्तम किस्म के घोड़े होते थे और वो अक्सर अपने घोड़े अरब से आयात करवाते थे। इसी के साथ साथ पुर्तगाली भारत के पश्चिम तट पर बस गए और उन्होंने अपने व्यापारिक और सैन्य स्टेशन स्थापित करने की कोशिश करी। अभी मैंने आपको विजयनगर का मैप बताया था, तो एक साइड पे आपने देखा था कि मालाबार का तट है और मालाबार तट पश्चिम की साइड पे ही है। उस साइड पे ही पुर्तगाली आए, तो जब वास्को डी गामा आया था वो भी मालाबार के तट पे ही आया था। तो इसी के साथ साथ विजयनगर साम्राज्य की, एक मिनट रुकिए, हाँ जी, विजयनगर साम्राज्य अपने चरम बिंदु पे उस समय था जब कृष्णदेव राय का शासनकाल था। ये मैं आपको बता चुका हूँ भाई कि कृष्णदेव राय एक योग्य प्रशासक और एक योग्य शासक था। उन्होंने सिंचाई के लिए अनेक बांध बनवाए, उन्होंने शानदार स्थानों और मंदिरों का निर्माण करवाया। इसके शासक राम राय को 1565 में, अक्सर 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा कि राक्षस तांगड़ी के युद्ध में किस शासक की फाइट अन्य 3-4 राजाओं के साथ हुई, तो उस टाइम पे विजयनगर 1565 में विजयनगर का जो शासक था वो राम राय था। राम राय को 1565 में राक्षस तांगड़ी तालीकोटा के युद्ध के मैदान में बुरी तरह से पराजित किया गया। इसी के साथ साथ विजयी सेनाओं ने विजयनगर शहर को लूट लिया। भाई जब 1565 जब राक्षस तांगड़ी का युद्ध हुआ, जिसको तालीकोटा के युद्ध के नाम से भी जानते हैं, उस टाइम जीते हुए जो राज्य थे उन्होंने विजयनगर को लूट लिया और लूटने के बाद उसको छोड़ के वापस चले गए। तो विजयी सेनाओं ने विजयनगर शहर को लूटा और उसे नष्ट कर दिया। अब यहाँ बात करते हैं विजयनगर में हम्पी क्या है। अक्सर देखा गया है और ये पूछा गया है कि हम्पी के भग्नावशेष या हम्पी क्या है। बेसिकली विजयनगर की राजधानी को हम्पी के नाम से जाना जाता है, परंतु हम्पी एक क्षेत्र है
और जो चार ये जो वंश अलग अलग हुए हैं, संगम हुआ है, सालुब, तुलुब और अरविडु, इनकी अपनी अलग अलग राजधानियाँ हैं। तो विजयनगर हम्पी वास्तुकला उस अवधि में सन 1336 से 1365 में हम्पी बाजार का विवरण इस प्रकार देते हैं कि इस गली में कई व्यापारी रहते हैं और वहाँ आपको सभी प्रकार के मानिक, हीरे, मोती और कपड़े मिलेंगे जिन्हें आप खरीदना चाहोगे। इसका अर्थ बताने की कोशिश की गई है कि हम्पी के जो बाजार हैं उसमें अनेकों प्रकार के मानिक होते हैं, हीरे होते हैं, मोती होते हैं और अनेकों प्रकार के कपड़े देखने को मिलते हैं। और हम्पी की जो वास्तुकला, अक्सर आपसे ये क्वेश्चन पुट किया जा सकता है कि विजयनगर की वास्तुकला के ऊपर चर्चा कीजिए, या फिर विजयनगर की वास्तुकला से आप क्या समझते हैं, या फिर विजयनगर हम्पी वास्तुकला क्या है। तो कुछ भी क्वेश्चन पुट किया जा सकता है। इसी के साथ साथ क्या है, वहां के भवन और स्थान। आज हम विजयनगर के महलों और भवनों के बारे में जानते हैं जो हम्पी में पुरातात्विक उत्खननों से प्राप्त हुए हैं, क्योंकि कोई भी शाही महल संरचनाएं अब नहीं बची। मतलब यहाँ बताने की कोशिश की गई है, जो हम्पी में जब इतिहासकारों ने हम्पी का दौरा करा और उनको खोजने की कोशिश करी कि भाई यहाँ पे राजा के महल कुछ है या फिर नहीं है, तो उन्होंने कोशिश करी तो देखा कि राजकीय महल ऐसा कोई भी इतना कोई बड़ा नहीं देखने को मिला, परंतु उसके अवशेष, जो बचे कुछ अवशेष थे, वो देखने को मिले हैं। इसी के साथ साथ राजा का शाही घेरा, हम्पी में एक और महत्वपूर्ण इमारत राजा का शाही घेरा है। पेस बताते हैं यहाँ पे। पेस का अर्थ कौन है? ये पेस वो है जो कि डोमिंगो पेस है यहाँ पे, जो कि इटली से जो आया है। पेस बताते हैं कि गेट के सामने दो घेरे थे जिनमें सोने और हीरे के कई गहने और कई मोतियों से सजी नृत्य करने वाली महिलाएं थी। भाई यहाँ बताने की कोशिश की गई है, अब भाई जहाँ पे राजा रहता है, राजा के आसपास का जो एरिया होगा वो काफ़ी अच्छा होगा। आज भी अगर आप बात करो प्रधानमंत्री के आवास के आसपास की या फिर राष्ट्रपति के आवास के आसपास की, तो उसके आसपास का जो क्षेत्र है वो काफ़ी साफ सुथरा होगा और अच्छे पेड़ पौधे लगाए गए होंगे, है ना। तो इसी के साथ साथ यहाँ बताया हुआ है कि जो राजा का महल था उसके आसपास में जो एंट्री गेट था, वहाँ पे दो नृत्य करने वाली महिलाओं की मूर्तियाँ लगाई हुई थी, उन पे हीरे और अनेक प्रकार के वो गहने पहनी हुई थी। इसी के साथ साथ बताया हुआ है कि महानबी डिब्बा क्या है। महानबी डिब्बा शहर के सबसे ऊंचे बिंदुओं में से एक पर स्थित था। मतलब जैसे एक ऊंचाई होती है, किसी एक चीज़ की ऊंचाई के ऊपर एक डिब्बा, महानबी डिब्बा बना दिया जहाँ से कोई चीज़ को देखा जा सकता होगा। महानबी डिब्बा शहर के सबसे ऊंचे बिंदुओं में से एक पर स्थित एक शहर था। यह लगभग 11,000 फीट के आधार से 40 फीट की ऊंचाई तक उठने वाला एक बहुत बड़ा मंच है। ऐसे लगता है कि यहाँ लकड़ी के ढांचे को सहारे देते थे। एक प्रकार से बताया गया है कि भाई एक मंच होएगा, जैसे मैं बताता हूँ। एक मंच है, जैसे एक चकोर सा मंच है, उसके चारों खाने पे लकड़ी के खड़े करने के लिए जो होल कर देते हैं ना, कि उसके ऊपर मतलब कोई चीज़ को मतलब रख सके, उसी प्रकार का एक मंच होगा कि जिसमें लकड़ी को होल के साक्ष्य मिले, मतलब उनके प्रूफ मिले हैं। इसके बाद बताने की कोशिश की है कि विजयनगर के किले किस प्रकार के थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और 8 नंबर में भी अक्सर देखने को मिला है कि विजयनगर में किले थे जो उसके, वो किस प्रकार के थे। भाई सत्ता के लिए निरंतर संघर्ष होता था। मैंने आपको बताया था कि विजयनगर के शासकों की अक्सर फाइट होती थी किससे? उड़ीसा के गजपति और दक्कन के अशपतियों के साथ। विजयनगर के शासक अपने आप को राय कहलाते हैं, ये तो मैंने आपको बता ही दिया था। तो सत्ता के लिए अक्सर संघर्ष होता था। तो संघर्ष में किलों तथा किलेबंदी बस्तियां अधिकार के एक क्षेत्र शक्तिशाली प्रतीक था। भाई जितना ज़्यादा अधिक ऊंची दीवारें होएगी, बाउंड्री होएगी, उतना ही ज़्यादा वो क्षेत्र सुरक्षित रखा जाएगा। जैसे मैंने अभी आपका एग्जांपल बताया था कि अगर आपके स्कूल की जो बाउंड्री है वो अच्छी मजबूत है और वो काफ़ी ऊंची है, तो कोई भी बाहर का व्यक्ति उस स्कूल में एंटर नहीं कर पाएगा, है ना। तो ये चीज़ है कि भाई वहाँ के जो किले होते थे वो बड़े बड़े होते थे, उनकी दीवारें, उनकी बाउंड्री भी काफ़ी मजबूत होती थी। और वो क्यों बनाई जाती थी? ताकि दूसरे जो राज्य हैं वो उन पर हमला ना करे, एक मतलब सिक्योरिटी के लिए, सेफ्टी के लिए। विजयनगर साम्राज्य के शासकों ने आक्रमण से सुरक्षा के मुख्य उद्देश्य से शहरों का निर्माण किया, और शहर अपने आप में एक किले थे।
हर तरह से इसी तरह से डिजाइन किया गया था। मतलब एक शहर बनाया, उसके अंदर उसके बाहर एक 4 बाउंड्री कर दी, मतलब चारों साइड पे बाउंड्री कर दी। फिर एक और शहर बनाया, उसके चारों साइड पे बाउंड्री कर दी। इट मीन्स अगर कोई भी विदेशी लोग आके या विदेशी आक्रमण आके उन पे आक्रमण करता तो वो पहले उस किले को तोड़ता, फिर वो अंदर आता, फिर दूसरे किले को तोड़ता, फिर वो तीसरे किले को तोड़ता। इसी प्रकार से बताया गया है कि विजयनगर या विजय का शहर, एक शहर और एक साम्राज्य, दोनों का नाम साम्राज्य की स्थापना 14वीं शताब्दी में, मैंने आपको बताया था कि विजयनगर की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्कर के द्वारा की गई थी। इसी के साथ साथ है सन 1565 में शहर को लूट लिया गया। 1565 में राक्षसी तांगड़ी का युद्ध या फिर तालीकोटा का युद्ध होता है, जो कि विजयनगर में उस टाइम पे विजयनगर का जो शासक था, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि उस शासक का क्या नाम था। जस्ट अभी अभी मैंने उस शासक का नाम भी बताया है। और इसी के साथ साथ हिरिया नहर के खंडरों के बीच सबसे प्रमुख जल कार्यों में से एक देखा जा सकता है। मतलब हिरिया नहर जो वहाँ की मेन नहर थी, जिसके द्वारा बांध बना के वहाँ की जल की पूर्ति, वहाँ के जल था, वहाँ के जल की पूर्ति को पूरा किया जाता था। अब है विजयनगर की जो मंदिर की स्थापत्य कला है, जो मूर्ति कला है, वो किस प्रकार की थी, उस पर चर्चा करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बताया गया है मंदिर का वास्तुकला किस प्रकार का था। मंदिर वास्तुकला के संदर्भ में इस अवधि तक कुछ नई विशेषता साक्ष्यों में थी। मतलब वहाँ के मंदिरों में कुछ नया देखने को मिला है। राय गोपुरम या शाही द्वार सबसे अच्छे उदाहरण है, जो अक्सर केंद्रीय मंदिरों पर स्थित टावरों को बोना कर देते हैं। अर्थात यहाँ बताया हुआ है कि जो गोपुरम है, गोपुरम मंदिरों से भी ऊंचे बनाए जाते थे। गोपुरम क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था कि गोपुरम मंदिर के आंगन से बहुत पहले एक एंट्रेंस गेट होता था। एक जैसे अगर आप किसी फेमस मंदिर में जाते हो तो मंदिर से पहले कुछ मीटर पहले या कुछ किलोमीटर पहले एक एंट्रेंस गेट होता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर आप राजस्थान जाते हो या श्याम बाबा के मंदिर पे जाते हो तो मतलब 2-2.5 किलोमीटर पहले भी एक गेट होता है, बहुत बड़ा गेट है, उसी को गोपुरम के नाम से जाना जाता है। या आप किसी भी मंदिर पे जाते हो तो एंट्रेंस गेट होता है। मंदिर के हॉल का इस्तेमाल कई तरह के उद्देश्यों के लिए किया जाता था। बची हुई इमारतें बताती है कि किस तरह से जगहों को व्यवस्थित किया जाता था और उनका इस्तेमाल किया जाता था और कैसे बनाया जाता था, किन सामग्रियों और किन तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता था। भाई यहाँ पे कुछ नहीं बताया, सिर्फ नया कुछ नहीं है, यही बताया हुआ है कि मंदिर का हर एक कोने का इस्तेमाल किस प्रकार से किया जाता था। हर एक चीज़ को एक सुव्यवस्थित तरीके से बनाया गया और वहाँ पे भिन्न भिन्न प्रकार की एक्टिविटी की जाती होगी। अब है विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर का इतिहास। विजयनगर का इतिहास में क्या है, विजयनगर या जीत का शहर, एक शहर और एक साम्राज्य, दोनों का नाम ही विजयनगर है, जो आपको बता चुका हूँ। विजयनगर की स्थापना 14वीं शताब्दी में सन 1336 में हुई थी और सन 1565 में इसे लूट लिया गया। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। यद्यपि ये 17वीं 18वीं शताब्दी के खंडरों में बदल गया। अभी मैंने कहा था कि सन 1800 में जनरल कॉलिन मैकेंजी आता है, वो मीन्स उस साइड पे आता है और वहाँ पे आके देखता है कि ये जो खंडर है इनमें क्या है। तो वो वहाँ का जब वहाँ का सर्वेक्षण करता है तब उसे पता चलता है कि यहाँ पे तो एक पूरे का पूरा एक साम्राज्य था। खंडर में बदल गया, लेकिन यहाँ कृष्ण तुंगभद्रा द्वीप में रहने वाले लोगों की यादों में हम्पी के रूप में बना रहा। मैंने आपको बताया था कि वहाँ के लोग अभी भी उन खंडरों में जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। तो वहाँ पे एक पंपा देवी है, मतलब वहाँ के खंडरों में यह नाम स्थानीय माता देवी पंपा देवी के नाम से लिया गया है। तो वहाँ के जो मंदिर थे, वहाँ पे एक पंपा देवी का मंदिर था, वहाँ पे लोग बाग पूजा अर्चना करने जाते थे। तब कॉलिन मैकेंजी को पता हुआ तो वो वहाँ पे आया, तो उसने वहाँ का सर्वेक्षण करा, एक मानचित्र तैयार करा और तब पता चला कि विजयनगर साम्राज्य है। हम्पी की खोज, हम्पी के खंडरों को सन 1800 में कॉलिन मैकेंजी के द्वारा, जो कि एक इंजीनियर था, उसके द्वारा खोजा गया और उसने सबसे पहले उसका मानचित्र तैयार करा। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के एक कर्मचारी, उन्होंने साइट का पहला सर्वेक्षण मानचित्र तैयार करा, जो मैं आपको अभी बता चुका हूँ। उन्होंने प्राप्त प्रारंभिक जानकारी के अधिकांश हिस्सा विरूपाक्ष मंदिर और पंपा देवी के मंदिरों के पुजारियों की यादों के आधारित था। मतलब जब उन्होंने उस मंदिर के मतलब पास गए, उस मंदिर का सर्वेक्षण करा, उस मंदिर के जो पुजारी थे, उस मंदिर के पुजारी और जो वो पंपा देवी के मंदिर है और विरूपाक्ष मंदिर है, उनके पुजारियों से जब उन्होंने बातें करी, तब ज़्यादा नॉलेज
और कॉलिन मैकेंजी को तब पता चला कि भाई विजयनगर ऐसा कोई साम्राज्य भी था और ये जो मंदिर थे ये काफ़ी पुराने बनाए गए हैं। इसी के साथ साथ राय, नायक और सुल्तान परंपरा और अभिलेखीय साक्ष्यों के अनुसार दो भाई हरिहर और बुक्का ने विजयनगर की स्थापना करी। ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। इसी के साथ साथ विभिन्न धार्मिक परंपराओं का पालन किया जाता था वहाँ पे बहुत मतलब विभिन्न धार्मिक परंपराओं का पालन किया जाता था। दक्खन के सुल्तानों और उड़ीसा के गजपति शासकों के साथ अक्सर इनकी मतलब प्रतिस्पर्धा मतलब इनकी फाइट होती थी। फाइट किस लिए होएगी भाई? फाइट तो जो दुआब वाला क्षेत्र है, जो कृष्णा तुंगभद्रिया जो रिवर के आसपास का क्षेत्र है जो काफ़ी उपजाऊ है, उसी के लिए फाइट होएगी। आज भी इन्हीं के लिए फाइट होती है। विजयनगर के शासक जो खुद को राय कहते थे, मैंने आपको ये भी बताया है कि युद्ध मुख्य रूप से शक्तिशाली घुड़सवार सेना पर निर्भर होता था। अक्सर ये अपने घोड़ों को अरब से मंगवाते थे, ये भी आपको बता चुका हूँ मैं। साथ ही साथ पुर्तगाली भारत के पश्चिम तट पर अपने व्यापारिक और सैन्य स्थापित करते थे। अब यहाँ से हम बात करते हैं विजयनगर में व्यापार। विजयनगर मसालों, वस्त्रों और कीमती पत्थरों के बाज़ारों के लिए भी जाना जाता है। व्यापार को अक्सर ऐसे शहरों के लिए एक ऐसे स्टैंड सिंबल के रूप में माना जाता है जिसमें एक धनी आबादी होती थी जो उच्च मूल्य वाले विदेशी सामान, विशेष रूप से कीमती पत्थर और आभूषण की मांग करती थी। भाई जो मार्केट होएगी वो मार्केट आजकल कहाँ होएगी? मार्केट भी आजकल वहीं पे बसाने की कोशिश की जाती है जहाँ पे अमीर लोग होते हैं या फिर जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है। तो यही बताने की कोशिश की गई है भाई जो बाज़ार थे वो अक्सर ऐसी जगहों पे होते थे जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन होती थी और वहाँ पे अनेक चीज़ों को मतलब आदान प्रदान वहाँ पे किया जाता था, खरीदा बेचा जाता था। विजयनगर साम्राज्य के जो उत्थान हुआ और उसका अंत किस प्रकार से हुआ, उनके शासन की विशेषता, विस्तार। और यहाँ पे अब हम आते हैं कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय को कुछ बेहतरीन मंदिरों के निर्माण और कई महत्वपूर्ण दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रभावशाली गोपुरम जोड़ने का श्रेय दिया जाता है। अभी मैंने आपको बताया कि गोपुरम क्या है। गोपुरम एक प्रकार के एंट्रेंस गेट होते हैं जो कि मंदिर में जाने से पहले बड़े बड़े जो एंट्रेंस गेट होते हैं। 1529 में कृष्णदेव राय की मृत्यु के बाद शाही ढांचे का तनाव दिखने लगा और उनके उत्तराधिकारियों को विरोधी नायकों या सैन्य प्रमुखों से परेशानी हुई। भाई सिंपल सी बात है, जब एक महान शासक जब एक मरता है तो उसके बाद जरूरी नहीं है कि उसके आने वाले पुत्र या उसके आने वाली पीढ़ी भी उतना ही महान हो, उतना ही पावरफुल हो या उतना ही अच्छा योद्धा हो। कृष्णदेव राय एक्सपायर होने के बाद 1529 में वो एक्सपायर हो गया और सन 1565 तक आते आते पूरा विजयनगर ही समाप्त हो गया। इसका अर्थ ये है कि भाई कृष्णदेव राय के बाद जो उसके उत्तराधिकारी आए वो इतने पावरफुल नहीं थे, इतने अच्छे शासक नहीं थे, इतने अच्छे लड़ाकू नहीं थे, इतने अच्छे नीतिकार नहीं थे कि और इतने अच्छे व्यक्ति नहीं थे कि वो अपने साम्राज्य को जोड़ के चल सके, फैला के चल सके। इसी के साथ साथ इस अवधि के दौरान वास्तव में पहले की तरह दक्खन सल्तनत की सैन्य महत्वाकांक्षाओं के परिणाम स्वरूप वही बात हुई कि भाई जब विजयनगर के शासक जो सबसे महान शासक था वो एक्सपायर होने के बाद जो दूसरे राजा थे उनको अब एक मौका मिल गया कि अब तो शासक एक्सपायर हो गया है, क्यों ना अब आक्रमण कर दें, और आक्रमण करने के साथ विजयनगर को लूट लिया। तो ये सिंपल सा था, ये जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब आते हैं राय और नायक। नायक सेना प्रमुख था जो आमतौर पर किलों को नियंत्रण करता था और उसके पास सशक्त समर्थन होता था। जो यहाँ पे बताया हुआ है कि नायक कौन होता था, नायक एक मूवी आई थी, क्या नाम था उसका, नायक ही नाम था उसमें। ये वो वाला नायक नहीं है, नायक मतलब हीरो ही है। मतलब नायक का अर्थ है यहाँ पे कि जो किलों को नियंत्रण करता था। मैंने आपको ये बताया कि भाई विजयनगर में 7 किले थे, वो 7 किलों से घिरा हुआ था और कहीं कहीं तो हर एक शहर के बाहर भी एक किला होता था। तो नायकों में जो हर एक किले का एक प्रमुख एक नायक होता था। वो एक क्षेत्रों से दूसरे क्षेत्रों में जाते थे और कई मामलों में उनके साथ उपजाऊ भूमि की तलाश करने वाले किसान भी होते थे जिन पर वो बच सके। अक्सर नायक अपने साथ किसानों को ले जाते थे दूसरे क्षेत्रों में, वहाँ पे देखते थे भाई कहाँ पे उपजाऊ भूमि है तो इस क्षेत्र को भी हम अपने अधिकार में लेके यहाँ पे भी हम अपने लोगों को बसा सकते हैं, ताकि यहाँ तक भी हमारा जो साम्राज्य है, कृष्णदेव राय का साम्राज्य या विजयनगर का साम्राज्य
फैलाया जा सके। वह आमतौर पर तेलुगु और कन्नड़ भाषा बोलते थे। कई नायक विजयनगर के राजाओं के अधिकार में थे, लेकिन वह अक्सर विद्रोह करते थे और उन्हें सैन्य कार्रवाई से वश में करना पड़ता था। सिंपल सी बात है, अक्सर कुछ नायक ऐसे होते थे जो अपने आप को स्वतंत्र करा के एक अपने नए राज्य की स्थापना करना चाहते थे, परंतु अगर राजा मजबूत होगा तो वो नायक ज़्यादा विद्रोह नहीं कर पाते थे और उनको सैन्य कार्रवाई के द्वारा उनको शांत करा दिया जाता था। अमर नायक प्रणाली, अब ये इंपॉर्टेंट अक्सर आता है एग्जाम में। अमर नायक प्रणाली विजयनगर साम्राज्य के एक प्रमुख राजनीतिक नवाचार था। वह सैन्य कमांडर थे जिन्हें राजा द्वारा शासन करने के लिए क्षेत्र दिया जाता था। वह क्षेत्रों के किसानों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर और अन्य शुल्क वसूलते थे। इन टुकड़ियों ने विजयनगर के राजाओं को एक प्रभावी लड़ाकू बल प्रदान किया, जिसके साथ उन्होंने पूरे दक्षिणी प्रायद्वीप को अपने नियंत्रण में ले लिया। अमर नायक प्रणाली बेसिकली हम कह सकते हैं, आपने अगर मुगलों की एकता प्रणाली सुनी है तो ये उसी प्रकार से मिलता जुलता है कि भाई विजयनगर का जो शासक, जो राय होता है, वो एक ऐसे व्यक्ति को भूमि का कुछ हिस्सा दे देता है कि जैसे भाई वो वाला फलाना क्षेत्र आपका हो गया, या वो वाला गांव आपका हो गया, या वो 5 गांव आपके, या फिर वो 10 गांव आपके। उस गांव से जो राजस्व आएगा, जो किसानों से टैक्स आएगा, वो आपका होगा, लेकिन बदले में आपको, मुझे आवश्यकता पड़ने पे मुझे आपको सैनिक सहायता प्रदान करनी होगी। तो एक प्रकार से ये अमर नायक एक प्रकार से मुगलों के समय में जो एकता प्रणाली थी या जो सामंतवादी व्यवस्था थी उससे मिलता जुलता है। इससे क्या हुआ, अब राजा के पास एक स्थायी सेना ना हो के इसके राजा के पास कुछ अपने ऐसे अमर नायक एक व्यक्ति हो गए कि आवश्यकता पड़ने पर ये उनको बुला लेता था। और अमर नायक भी क्या करते थे कि साल में कुछ टाइम के लिए ये जब कुछ स्पेशल ओकेजन होता था तो ये राजा को कुछ उपहार लेके आते थे, और मतलब समय समय पे ये राजा से मिलने भी आते थे। इसी में अगर हम बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे अभी पॉइंट हैं, तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसका एक शॉर्ट वीडियो और इसके आगे का अब मैं लेके आऊँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी प्रकार के साथ साथ हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस सभी के विषयों की भी वीडियो हम जल्द लाने की कोशिश करते हैं। तब तक जय हिंद, जय भारत।